देश को आजाद हो गए आज 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और पूरे देश की क्राइम हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रेप विक्टिम को उसकी फैमिली के बिना प्रेजेंस, बिना इच्छा और एविडेंस मिटाने के लिए उसका जो क्रिमिनेशन है वो रात को कर दिया गया हो 2 बजे, और वो भी मीडिया के सामने जबरन। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं हाथरस केस की, और ये देश में पहली बार हुआ है, जिसका क्रेडिट जाता है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट ने पूरे हाथरस केस पर कैसे लीपापोती की है और जो सच है वो आज भी लोगों के सामने नहीं आ पाया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो घटना है वो है क्या। तो 14 सितंबर 2020 की ये जो घटना है वो है जब एक बेटी अपनी माँ के साथ हाथरस के गांव में चारा लेने गई थी, तब उसके साथ वायलेंस हुआ, उसके साथ रेप हुआ। फिलहाल उसके बाद क्या हुआ कि उसको एडमिट कराया गया जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, और जब उसकी स्थिति क्रिटिकल हो रही थी तो उसे सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों उसकी 29 सितंबर को डेथ हो गई और उसके जस्ट बाद 29 सितंबर को रात को 2 AM पर उसकी जो डेड बॉडी थी उसका क्रिमिनेशन कर दिया विदाउट प्रेजेंस ऑफ फैमिली। मतलब फैमिली का कोई सदस्य नहीं था और ना ही उनकी सहमति थी, और ये भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ किया गया था या फिर विरुद्ध में किया गया था। दोस्तों ये जो है वो हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि जब पुलिस ने ही एविडेंस इरेज किया हो, और वो भी प्रेस के कैमरास के सामने। यहाँ पर जो रिपोर्टर थी तनुश्री पांडे, उन्होंने सारी जो कवरेज है वो हमारे सामने प्रेजेंट की है, तो धन्यवाद करना चाहिए उनका कि ये जो रियलिटी है यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट की वो हमारे सामने आ रही है। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। अब हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस ने इस केस को कैसे हैंडल किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि जब ये जो केस है वो हुआ था 14 सितंबर 2020 को, तो जो बेटी और माँ थी और जो फैमिली मेंबर्स थे वो अपनी बेटी को लेकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चंदपा में गए थे, और जहां उन्होंने अपनी जो FIR है वो दर्ज कराने की बात कही थी। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया दोस्तों उनकी जो FIR है उस टाइम पे दर्ज नहीं की गई, और उसके बाद जो बेटी थी उसको उन्होंने नियरेस्ट जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया। उसके बाद जब स्थिति जो थी उस बेटी की क्रिटिकल हो रही थी और ये जो केस था वो हाईलाइट हो रहा था, तो इसके चलते 20 सितंबर 2020 को जो कंप्लेंट है वो फाइल की गई है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और इसका जो एविडेंस है वो आप विकिपीडिया पर देख सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल करा देंगे या फिर लिंक भी डाल देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला फॉल्ट तो यहाँ पर ये उठता है कि क्या किसी की यूपी पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करेगी बिना किसी ऐसे केस के जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो, या फिर बिना किसी ऐसे केस के जिसमें आदमी की मृत्यु ही हो जाए। तो पहला फॉल्ट तो ये होता है कि यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर नहीं की। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि उस बेटी का बिना फैमिली की प्रेजेंस के क्रिमिनेशन कर दिया गया, वो भी लेट नाइट को 2 AM पर। मतलब ये कितना खतरनाक है आप इस बात को समझ सकते हैं इस वीडियो क्लिप को देखकर। तो पहले हम ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये जो वीडियो आपको दिखाया है, यहाँ पर जो फैमिली की महिलाएं हैं, फैमिली के जो लोग हैं, वो अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करते रहे, प्रदर्शन करते रहे और एम्बुलेंस के आगे हाथ पीटते रहे, माथा पीटते रहे, फिर भी यूपी पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। और दोस्तों जो बॉडी थी उसको रात में ही क्रिमिनेशन कर दिया गया, या फिर उसका जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया, और जो फैमिली थी उसको उसी के घर में लॉक कर दिया गया। और यहाँ पर जो पुलिस थी उसने प्रेस को, यानी कि जो भी मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्हें ये भी नहीं बताया कि ये जो हो रहा है अंतिम संस्कार वो किसका हो रहा है, और इस पर यूपी पुलिस के जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
तो पहला फॉल्ट तो यह है कि अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को राइट्स होता है उसका चेहरा देखने का और कम से कम उसका जो अंतिम संस्कार है वो करने का। सेकंड, यहाँ पर आप ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन हमारे यहाँ क्या होता है कि 6 बजे के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं होता है। बाय द वे कभी भी होता भी है तो वो बहुत रेयर केस होता है और वहां पर क्या होता है कि फैमिली की जो सहमति है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो यूपी पुलिस है उसने सारे ही रूल्स जो है वो ब्रेक किए हैं। अगर हम आपको बताएं तो ये जो है वो केवल इसीलिए किया गया है कि जो बॉडी थी वो एक एविडेंस था, उसके और टेस्ट हो सकते थे, दोबारा पोस्टमार्टम की बात उठाई जा सकती थी, तो उस सब एविडेंस को इरेज करने के लिए यूपी पुलिस ने ऐसा किया है। तो दोस्तों अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वीडियोस जो है वो साफ साफ वायरल हो रहे हैं जिसमें यूपी पुलिस की तरफ से या फिर यूपी सरकार की तरफ से जिले को दिए गए डीएम साहब कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो कल चला जाएगा लेकिन हम आपके साथ ही हैं, तो आप बार बार बयान मत बदलिए। और उसके बाद क्या है कि जब फैमिली मेंबर्स ने मीडिया से मिलने की बात उठाई, मीडिया को लाने की बात उठाई, तो सबसे पहले तो जो गांव था उसकी नाकाबंदी कर दी गई, प्रॉपर गांव को सील कर दिया गया, किसी भी मीडिया कर्मी को बाहर नहीं आने दिया गया। और जब फैमिली ने ज्यादा प्रेशर किया मीडिया से बात करने का तो वहां पर जो फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ जो पुलिस थी या फिर जो आला अधिकारी थे उनके द्वारा मारपीट भी की गई। अब इसके लिए आप ये जो वीडियो है विक्टिम के भाई का वो आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे। उनको धमकी दे रहे हैं, उनको डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा तो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो यूपी की पुलिस थी, यूपी के जो आला अधिकारी थे, जो डीएम साहब, एसपी साहब थे, सभी ने फैमिली पर पूरा प्रेशर बनाया, पूरा स्टेटमेंट चेंज करने का और मीडिया वगैरह के सामने कोई भी ऐसी बात ना कहने का। लेकिन बात अब यहाँ उठती है कि ये जो डीएम और एसपी साहब सस्पेंड किए गए हैं तो उस टाइम पर यूपी गवर्नमेंट कहाँ थी जब मीडिया के जो कर्मी थे, मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो डीएम साहब थे उन्होंने परिवार के साथ जो है बदतमीजी की और अपने अधिकारों का गलत प्रयोग तो किया ही, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार भी यहाँ पर गेम खेल गई। बाद में जो डीएम और एसपी हैं उनको हटा दिया गया, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि जिस टाइम पे मीडिया को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, जिस टाइम पर जो मीडिया के जर्नलिस्ट थे वो पुलिस से झिकझिक कर रहे थे, उस टाइम पर कहां थी यूपी गवर्नमेंट? क्योंकि मीडिया तो लाइव दिखा ही रहा था ना चैनल्स पे। तो ये भी एक फॉल्ट उठता है यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस का। दोस्तों अब हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट के चौथे पॉइंट का। ये जो पॉइंट है वो पूरी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या है कि यूपी पुलिस के जो लोग हैं, यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं, यूपी गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं और बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं, वो एक बात को बहुत रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक बात का जो प्रचार है वो करते जा रहे हैं कि नो स्पम नो रेप। अब ये बात क्या सही है, इस बात को आज हम इस पॉइंट के साथ समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप। रेप की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो दोस्तों ये जो रेप की डेफिनेशन है, ये जो रेप का जो लॉ है, कानून है, उसके अंदर 6 फैक्टर हैं और यूपी पुलिस जिस बात को कह रही है कि नो स्पम नो रेप, ऐसा कोई भी फैक्टर रेप की डेफिनेशन, रेप के लॉ में नहीं आता है। तो यूपी पुलिस का बेस क्या है जिस पर वो कह रही है नो स्पम नो रेप। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप और दिखाना चाहता हूं जिसमें विजया लक्ष्मी जी जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, उन्होंने लल्लन टॉप से बात करते हुए बताया है कि जो रेप की डेफिनेशन है रियलिटी में वो क्या है। रेप का डेफिनेशन ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, ठीक है। रेप की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसमें सीमेन डिटेक्ट हो, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका पेनिस्ट्रेशन से ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो जब तक पेनिस्ट्रेशन नहीं है इट डजंट अमाउंट टू रेप। रेप की चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सीमेन मिलना नहीं मिलना ये नेसेसिटी नहीं है, इसकी ये नेसेसरी नहीं है।
तो दोस्तों पूरे लॉ में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जिसमें स्पर्म के साथ रेप को जोड़ा जाए, मतलब नो स्पर्म नो रेप वाली बात कही जाए। तो यूपी पुलिस की ये जो बात है उसमें कोई भी फैक्ट नहीं है कि नो स्पर्म नो रेप। तो दोस्तों अगर अगले पॉइंट पर हम चले तो यहाँ पर क्या है कि एक FSL रिपोर्ट जो है उसका भी यूपी पुलिस यूपी गवर्नमेंट जो है वो दावा कर रही है कि रेप नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो जो भारतीय सरकार की रेप केस की गाइडलाइन है उसमें 96 आवर्स में, रेप होने के बाद 96 आवर्स में जो सैंपल्स हैं वो लिए जाते हैं रिपोर्ट के लिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि 11 दिन के बाद सैंपल्स लिए गए हैं, तो जो FSL की रिपोर्ट है उससे कुछ भी जाहिर नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर एक विशेषज्ञ है डॉक्टर हमजा मलिक जिन्होंने इस पर कुछ कहा है। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं, ये जो है वो प्रेसिडेंट है डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के। इन्होंने कहा है कि जब 11 दिन के बाद सैंपल लिया जाए तो उस रिपोर्ट से हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि रेप हुआ है या फिर नहीं, मतलब उस बात पर हम श्योर नहीं रह सकते कि नो स्पर्म नो रेप। तो दोस्तों ये बात जायज है कि जब 11 दिन के बाद विक्टिम का सैंपल लिया जाता है और फिर जो FSL की रिपोर्ट आती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि रेप हुआ है या फिर नहीं। तो ये जो है एक यहाँ पर कंफ्यूजन की कंडीशन बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो यूपी पुलिस है वो इस बात को नहीं मान रही है और उसका एक ही स्लोगन है यहाँ पर, नो स्पर्म नो रेप। अगर हम वही विक्टिम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देखें तो अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो विक्टिम है उसके जो पैर हैं दोनों वो पैरालाइसिस थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स जो थे वहां पर कुछ चोटें भी मिली हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में कैसे कोई भी कह सकता है कि रेप नहीं हुआ है या फिर हुआ है। दोस्तों यूपी पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि रेप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसने इस बात का जो जजमेंट है वो ऑलरेडी दे दिया है कि पीड़िता के साथ कोई भी रेप नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया यूपी पुलिस का हैंडल करने का तरीका, जिस तरीके से यूपी पुलिस ने इस केस को हैंडल किया। तो दोस्तों अगर अब आपको लगता है कि जो विक्टिम है उसके साथ गलत हुआ है और उसे न्याय मिलना चाहिए तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो। और अगर आप सच की आवाज को ऐसे ही उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आवाज उठाइए अपनी बहनों के और बेटियों के न्याय के लिए। शेयर कीजिए इस वीडियो के।